प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी विषय 12वीं कक्षा में हम पढ़ने लग गए थे काव्य भाग। और प्यारे बच्चों, काव्य भाग की पहली कविता हम पढ़ रहे थे, जो कि हमने आपको बताया बहुत इम्पोर्टेंट कविता है और इस कविता को आपको ध्यानपूर्वक समझना है, पढ़ना है और सुनना है। इसका प्रत्येक पंक्ति और प्रत्येक प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए। तो प्यारे बच्चों, हम पहली कविता पढ़ रहे हैं हरिवंश राय बच्चन जी की। जो कविता है हरिवंश राय बच्चन जी की, उस कविता के बारे में पढ़ रहे थे। सबसे पहले हम इससे पहले वीडियो में प्यारे बच्चों हमने हरिवंश राय बच्चन के जीवन से जुड़ी विभिन्न घटनाओं बातों से रूबरू हुए। इसके बाद इस कविता का हम सारांश पढ़ रहे थे और सारांश के अंतिम पैरे में आ गए थे हम, और यहाँ पर पढ़ रहे थे। देखिए, कवि जो है वो अपने आप को एक अद्भुत प्राणी कहता है कि मैं किस तरह से शांत भी हूँ और मैं गुस्से की प्रवृत्ति वाला भी हूँ। मैं किस तरह से शांत हूँ, किस तरह से गुस्से की प्रवृत्ति वाला हूँ। तो प्यारे बच्चों, एक बार देखो, यहाँ से हम पढ़ रहे थे, बाजार से गुजरा हूँ खरीदार नहीं हूँ। हर बाजार से खरीद गुजरने वाले को खरीदार नहीं कहा जा सकता है। ये बात हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं। जैसा कुछ कहने का ठस्सा पैदा हुआ है, यह ठस्सा ही छायावादोत्र गीति काव्य का प्राण धारा है। देखो, ये गीति काव्य का एक महत्वपूर्ण छायावादी विचारधारा की जो सबसे बड़ी विशेषता है। किसी असंभव आदर्श यूटोपिया की तलाश में सारी दुनियादारी ठुकरा कर उस भाव से दुनिया से इन्हें कोई वास्ता नहीं है। उसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। प्रीति कलह का यह वितान, प्रीत और कलह, प्रेम और लड़ाई का यह वितान और विरोधाभास का यह विग्रह, एक प्रकार से यह विग्रह इन्हें दूर टिमटिमाते तारे की अबूझ रहस्यात्मकता से लहालोट रखता है। प्यारे बच्चों, ये बताया हरिवंश राय बच्चन जी ने कि मैं किस तरह से प्रीति कलह का संबंध है। पहले तो प्रेम करता हूँ और फिर मेरा फिर से जगत से, संसार से कलह शुरू हो जाता है। निशा निमंत्रण में से उद्धृत गीत से प्रकृति के दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में, ये निशा निमंत्रण से ली गई, हमने आपको पहले भी बताया था। निशा निमंत्रण से उद्धृत गीत किसमें प्रकृति के दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में प्राणी वर्ग, विशेषकर मनुष्य के धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश है। उसकी यह काव्यात्मकता की कोशिश बताया है। बहुत ही सरल सर्वानुभूत बिंबों में सर्व आनंद देने वाले बिंबों के माध्यम से किसी अगोचर सत्य की रूहानी छुअन, मन को भाने वाली छुअन महसूस करा देना बचपन की जो अलग विशेषता है। यह बच्चन जी की अलग विशेषता के बारे में बताया है। यह गीत उनका एक बेहतर नमूना है। किसी प्रिय आलंबन, प्रिय के मिलन या विषय से भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयास के पगों की गति में चंचलता तेजी से भर सकता है। अन्यथा हम स्थिरता और फिर जड़ता को प्राप्त होने के अभिषिक्त हो जाते हैं। गीत इस बड़े सत्य के साथ, यह गीत है, गीत तो है ही, बड़े सत्य के साथ समय के गुजरने जाने के एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा देखो, जज्बा कैसे लिखा जाता है, जज्बा भी लिए हुए है। तो प्यारे बच्चों, ये जो कविता का जो सार था वो हमने पढ़ा, और इसके बाद में आत्म परिचय कविता आ जाती है। इसमें आत्म परिचय का मतलब है आत्मा का परिचय। हरिवंश राय बच्चन जी जो अमिताभ बच्चन के पिता थे,
बहुत बड़े कवि हुए हैं, छायावादी कवि हुए हैं। उनके जीवन से जुड़ी हमने बहुत सारी बातों को तो पढ़ा ही, आज भी उनके हालावादी दर्शन मधुशाला को हर वर्ष उनकी पुण्यतिथि पर पढ़ा जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये हमें शिक्षा देने वाली कविता है। कवि इसमें आत्म परिचय का मतलब हुआ आत्मा का परिचय। कवि यहाँ पर अपनी आत्मा का परिचय देता है। कवि ये एक गीत के माध्यम से बताता है कि मेरा मन, मेरा स्वभाव, मेरी विचारधारा, मेरे आत्मा के विभिन्न भाव, विभिन्न तो किस प्रकार से के हैं और मैं इस संसार से किस तरह जुड़कर मैं संसार को क्या समझने लग जाता हूँ। तो प्यारे बच्चों, इस कविता की विशेषता है, व्याकरणिक विशेषता की मैं चर्चा करूं तो सबसे पहले ये कॉमन बातें होंगी जो आप सभी को, देखो आपको मैं बता देता हूँ। इसमें से दो पैरे आएंगे, एक पैरा आएगा भाव सौंदर्य शिल्प सौंदर्य छांटने का, और एक पैरा आता है अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न उत्तर छांटने का। तो प्यारे बच्चों, आपके काव्य संग्रह में से दो पैरे आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी शिल्पगत सौंदर्य, व्याकरणिक सौंदर्य, काव्य सौंदर्य से अवगत करवा देता हूँ। प्यारे बच्चों, भाषागत सौंदर्य की बात जहाँ तक है तो नंबर 1 सबसे पहले हम बताएंगे, कवि ने हिंदी की खड़ी बोली का सहज रूप से प्रयोग किया है। कविता में तत्सम तद्भव दोनों प्रकार की सहजाभिव्यक्ति प्रस्तुत की है, और कविता में कवि ने भरपूर रूप से प्रतीकात्मकता और लाक्षणिकता का प्रयोग किया है। इस कविता में कवि ने वियोग श्रृंगार से जुड़ी भावनाओं को की अभिव्यक्ति दी है, तथा इस कविता में कवि ने माधुर्य गुण प्रस्तुत किया है। अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार और उपमा अलंकार जहाँ भी आते हैं हम आपको वहाँ बताते रहेंगे। तो कवि ने इन अलंकारों का प्रयोग किया है। तो आइए एक बार प्यारे बच्चों, हम पहली कविता पहले पद्यांश का भाव पढ़ते हैं, व्याख्या पढ़ते हैं, आशय पढ़ते हैं, अर्थ पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, कहता है कवि हरिवंश राय बच्चन जी, बहुत मस्त कविता है। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, इस संसार को, इस संसार में जीने को के कवि भार समझता है। संसार रूपी जीवन का, इस संसार रूपी जीवन का मैं भार लिए फिरता हूँ, इसमें उमर खयाम की रुबैयों जैसी मस्ती भी झलकती है। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, मैं इस संसार रूपी जीवन का भार अपने सिर पर लिए घूम रहा हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। और इस जीवन को भार समझते हुए फिर भी का से क्या अभिप्राय है, फिर भी से कवि प्रश्न बनता है, फिर भी से क्या तात्पर्य है। फिर भी से तात्पर्य है कि फिर भी कहने से मतलब कि वह संसार को स्वीकार करता है, अर्थात संसार से प्यार करना चाहता है। तो प्यारे बच्चों, बताया यहाँ पर कि जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, जीवन में बहुत सारा प्यार लिए फिर रहा हूँ। कर दिया किसी ने झनकृत जिसको छूकर, कर दिया किसी ने, अगर मेरे प्रेम को छूकर किसी ने झनकृत कर दिया, प्रेम से भर दिया, प्रेम से जोड़ दिया जिसने, मैं उसके प्रति सांसों के दो तार लेकर के जी रहा हूँ। अर्थात उसी वीणा के तारों के माध्यम से मैं अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। तो इसमें प्रश्न बनेगा प्यारे बच्चों, जैसे एक बार आते हैं कि प्रश्न बनते हैं तो हम देखते हैं कि 2-3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। इस गद्यांश के कवि तथा कविता का नाम हो जाएगा, कविता का नाम आत्म परिचय हो गया और कवि का नाम हरिवंश राय बच्चन जी। प्यारे बच्चों, प्रश्न है जग जीवन के भार से कवि का क्या आशय है। जगजीवन के भार से कवि का आशय है सांसारिक जो जीवन से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के संबंध और
ऊपर आने वाले दायित्वों को निभाने की जिम्मेदारी जिन्हें न चाहते हुए भी निभाना पड़ता है। तो ये प्रश्न है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है प्यारे बच्चों कि कवि कहता है फिर भी के द्वारा कवि का फिर भी के द्वारा मैंने अभी बताया था क्या आशय है। फिर भी के द्वारा कवि कहना चाहता है कि सांसारिक रिश्ते नातों और दायित्वों का बोझ बहुत बड़ा और उबाऊ बोर करने वाला होता है। उन्हें पूरा करते करते प्राय व्यक्ति क्या हो जाता है, प्रेम से शून्य हो जाता है। प्रेम शून्य हो जाता है। फिर भी कवि में प्रेम करने की इच्छा विद्यमान है। तो इस प्रकार से अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है कि कवि की मनोदशा पर टिप्पणी कीजिए। ये प्रश्न हर पैरे में बनेगा। कवि की क्या मनोदशा, देखिए हम सभी पीछे से जो उनके भाव विचार, इस पाठ कविता के भाव जो पढ़ते आ रहे हैं, उनकी मनोदशा को दर्शाने की बातें पढ़ी हैं। तो उनकी मनोदशा है, कवि जो है किसी के प्रेम से झंकृत है, उसके सांसों में उसके प्रिय ही बसा हुआ है, वह उसे अपना प्रेम देना चाहता है। फिर भी सांसारिक जो बंधन है, रुकावटें हैं, उनके चलते वह प्रेम नहीं दे पाता। फिर भी उसकी कामना यही रहती है कि वह किसी प्रकार अपने प्रिय को प्रेम प्रदान कर सके। ये मनोदशा है कवि की। प्यारे बच्चों, इसका अगला प्रश्न है, यहाँ किसी ने किशोर संकेत है। यहाँ किसी ने किशोर संकेत है। कवि चाहता है कि वह अपने प्रिय के प्रति प्रेम व्यक्त करे, उसे अपना स्नेह दे, वह अपने जीवन में प्रेम की तलक लिए घूम रहा है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न होंगे। और इसके बाद भाव सौंदर्य आ जाता है, तो कैसे समझाएंगे भाव सौंदर्य, जो सौंदर्य बोध के प्रश्न आएंगे। कवि निजी प्रेम को खुले शब्दों में स्वीकार करता है, वह किसी प्रकार के निषेध और कुंठा से रहित है। श्रृंगार रस की उन्मुक्त अभिव्यक्ति के कारण कविता सरस और मनोरम बन गई है। जैसे शिल्पगत सौंदर्य की बात करें तो गीत की भाषा श्रृंगार जैसे विषय के अनुरूप मस्ती, मादकता, कोमलता और मधुर लय से परिपूर्ण है। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न, अगली बात बतानी इसी के अंदर। इस पद्यांश में उमर खयाम की रुबाइयों जैसी मस्ती है। लिए फिरता हूँ की आवृत्ति में गीत में मधुर मस्ती आ गई है। सांसों के तार में, सांसों रूपी तार में रूपक अलंकार है। कवि का जीवन मानो कोई वाद्य यंत्र बन गया है। फिर भी का प्रयोग स्पष्ट करता है कि संसार में परेशानियां बहुत हैं, अवरोध रुकावटें बहुत है। किसी ने रहस्यात्मक प्रयोग है, यह कोई स्त्री भी हो सकती है, कोई प्रियजन भी हो सकता है, तथा अन्य कोई उसको चाहने वाला व्यक्ति या परमात्मा भी हो सकता है। यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, आगे कहता है, मैं सने सुरा का पान किया करता हूँ, मैं सने रूपी सुरा का पान करता हूँ, मैं कभी न जग का दान किया करता हूँ, मैं इस पोटेंट पैरा है, मैं इस संसार का कभी ध्यान नहीं करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, ये संसार तो उनको पूछता है जो संसार की गाता है। मैं तो एक अलग से प्राणी हूँ, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, मैं इस सांसारिक दुनिया से दूर अपने मन का ही गान और प्रेम भरी बातें करता रहता हूँ। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों,
ये 2 पैरे हमने पढ़े हैं। दूसरे के प्रश्न उत्तर हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आज हमने 2 वीडियो आपको भेज दिए हैं, दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, समझें, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। साथ साथ कविताओं के प्रश्न अपनी कॉपी में लिखते रहिए, बहुत ज़रूरी है, बाद में समय नहीं मिलेगा। अब आपके लिए सबसे पढ़ने का अच्छा अवसर है घर पर बैठे बैठे, इसलिए आप ध्यानपूर्वक मन लगाकर 12वीं कक्षा को महत्व देते हुए पढ़ें। धन्यवाद, नमस्कार।